सेकंड हाफ के अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। साहिल मुजाहिद तो नहीं है, फिजा इसहाक, फिजा इसहाक, फिजा इसहाक नहीं। मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल प्रेजेंट है। और अलीना फहीम, अलीना फहीम, मोहम्मद उमर खान प्रेजेंट है। नहीं। अच्छा, मोहम्मद शागिल, शागिल प्रेजेंट है। मुस्तफ़ा, अलीना फहीम प्रेजेंट है, ठीक है। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा नहीं। फरिया फैसल, सही है, प्रेजेंट है। हर्ष मोमिन, हर्ष मोमिन प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, शेख मोहम्मद उमर शाहिद, ठीक है, प्रेजेंट है। शेख आयशा शाहिद, सही है, प्रेजेंट है। जकवान आबिद, जकवान, जकवान नवीन हो रहा है, ठीक है। मोहम्मद हसन सनाउल्लाह, सही है, प्रेजेंट है। जुबैर अख्तर, ठीक है, प्रेजेंट है। हमजा कवल, हमजा कमाल, हमजा कमाल प्रेजेंट है। और हाफिज मोहम्मद जफीर, सही है, प्रेजेंट है। और मोहम्मद उमर सिद्दीकी, उमर सिद्दीकी, सर मेरी भी लगा दें ज़कवान आबिद। ठीक है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी और सैयद मोहम्मद तकी रजा, ठीक है, प्रेजेंट है। तो जकवान आबिद की प्रेजेंट लग गई। अब जो है, जो एब्सेंटीज हैं उनके नाम बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपने लेट पे ज्वाइन किया था, जब आपको पता था कि आपकी लेट लास्ट आपके ड्रॉप हो जाएंगे। आपको पहले से ज्वाइन करना चाहिए ना, और एहतियात करनी चाहिए। आप फिर भी लेट आ रहे हो पहले सेशन में। मैंने एब्सेंटी मार्क की हुई है आपकी पहले सेशन में। असद सन्नाउल्लाह, ठीक है। मैंने असल आपकी पहले सेशन की लगा दी, लेकिन यहाँ पर लास्ट चांस था वो। अब आपकी अगर किसी भी सेशन में, अगले सेशन में तो खैर प्रोजेक्ट नहीं है, तो प्रोजेक्ट आप चेक कराओगे, अटेंडेंस लग जाएगी। उसके बाद जो सेशन होगा उसके अंदर भी आप एहतियात से आना दोनों सेशन में, ताकि आपकी पूरी प्रेजेंट रहे। अच्छा, ये सारी अटेंडेंस हो गई। अब मैं नाम ले रहा हूँ एब्सेंटीज के। फिजा इसाक, मुस्तफ़ा और मोहम्मद उमर सिद्दीकी आ गए। मोहम्मद उमर सिद्दीकी नहीं है मेरे पास, उमर सिद्दीकी। ठीक है, तो ये आपके सेकंड सेशन के एब्सेंटीज हैं। अच्छा जी, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख लेते हैं।
ये हमने यहाँ तक कर लिया था, ये यहाँ से कर। अच्छा, EDX में मूव कराया -1 और फिर कंपेयर किया है EDX को 0 से। -1 को 0 से कंपेयर करेंगे, जाहिर है दोनों इक्वल नहीं है। जंप इफ नॉट इक्वल टू, ठीक है, देखो यहाँ पर जंप इफ नॉट इक्वल टू, ये जो है ना जंप JNL, जंप इफ नॉट लेस देन, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन है ये। जंप इफ, ये है जंप इफ नॉट लेस देन, ठीक है, JNL। अगर लेस देन नहीं है L5 पे जंप करो, लेकिन जाहिर है जंप नॉट लेके जंप तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन है ही है, ठीक है। जंप इफ नॉट लेस देन इक्वल टू, लेस देन हो ना इक्वल टू, L5 पे जंप करो, जाहिर है ये तो माइनस में है, -1 0 से, ना लेस देन है ना इक्वल है, तो ये भी जंप नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हो रही है दोनों। और फिर लिखा हुआ है जंप इफ लेस देन, अगर लेस देन है तो जंप करो, तो ये जंप होगा, जाहिर है -1 लेस देन है 0 से, तो जंप इज 10। तो ये आपने नोट किया, JNL जो है ना, ये चूंकि फिगर माइनस में आ गई थी, EDX में माइनस फिगर आ गई थी, फिर जंप चेंज हो गया, जंप NL लिखा है, जंप इफ नॉट लेस देन, जंप इफ, ये वाले लगे हैं, ये वाले जंप इफ नॉट लेस देन इक्वल टू, ठीक है, जंप इफ लेस देन, क्योंकि ये साइंड वाले हैं, तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर साइंड वाले जंप्स यूज होते हैं। मैं ये नहीं कर सकता था जंप इफ नॉट, ये मैं यूज नहीं कर सकता था क्योंकि जंप इफ वैल्यू में यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि ये साइंड के लिए, अनसाइंड के लिए है, अनसाइंड वाली चीज को मैं यूज नहीं कर सकता नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो मुझे साइन वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। तो साइन वाले जंप्स ये है और वही जंप्स यहाँ पर यूज हुए हैं क्योंकि डेस्टिनेशन के अंदर नेगेटिव वैल्यू है। ये बात क्लियर हो गई? अगली एग्जांपल देखते हैं। मूव करें BX में +32, तो +32 मूव कर गया BX में, फिर कंपेयर किया BX में से, BX से कंपेयर किया, यानी कि +32 कंपेयर होगा -35 से, जाहिर है +32 बड़ा है, -35 छोटा है। जंप इफ नॉट ग्रेटर देन, अगर बड़ी वैल्यू नहीं है, L5 पे जंप करो, तो जाहिर है ये तो वैल्यू बड़ी है, डेस्टिनेशन की वैल्यू बड़ी है, 32 है, तो ये जंप नॉट टेकन, जंप नहीं लगाया जाएगा। जंप इफ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, जंप करे ना ग्रेटर देन हो ना इक्वल टू, तो जाहिर है BS के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन है, तो ये फॉल्स होगी कंडीशन और जंप नहीं होगा। फिर जंप इफ ग्रेटर देन, अब जंप होगा क्योंकि BS की वैल्यू तो 32 है, वो प्लस में है, +32 इज ग्रेटर देन -35, तो जंप इज टेकन L1 के ऊपर, यहाँ जो है वो L1 के ऊपर जो है वो जंप कर जाए, L1 लेवल के ऊपर जंप कर जाए। तो दोनों सूरतों में देखें ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव का साइन साइन यूज हो रहा है, ठीक है। तो साइन वैल्यूज के लिए हमने सारे यही जंप्स यूज किए हैं, साइन वाले, अनसाइन वाले जंप हमने यूज नहीं किए। चलिए स्लाइड में क्या है देखते हैं। मूव किया CX में 0, CX में 0 मूव किया, फिर कंपेयर किया 0 से 0, तो जाहिर है 0 में से 0 माइनस करने का जवाब 0 ही आता है, और डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों बराबर है। जंप इफ ग्रेटर देन L5, जाहिर जंप नहीं लगाएगा क्योंकि वैल्यू बराबर है, ये ग्रेटर देन नहीं है। जंप इफ नॉट लेस देन, वैल्यू छोटी ना हो L से, जंप इफ नॉट लेस देन, यानी कि डेस्टिनेशन छोटा नहीं हो सोर्स से, और जहाँ पर जाहिर है ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि डेस्टिनेशन छोटा नहीं है सोर्स से, बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इस सूरत में क्या होगा, जंप इज टेकन, जंप लगाया जाएगा, L1 पे जंप जाएगा, ठीक है।
और इस एग्जांपल में देख लेते हैं, आखिरी जो एग्जांपल दिए यहाँ, ये ECX में 0 मूव कराया और फिर कंपेयर किया ECX को 0 से 0 माइनस होगा, जंप इफ लेस देन L5। अगर डेस्टिनेशन की वैल्यू छोटी है सोर्स से तो L5 छोटी तो नहीं है यहाँ पे, तो जंप नॉट टेकन, जंप नहीं लगेगा। फिर जंप इफ नॉट ग्रेटर देन, डेस्टिनेशन की वैल्यू अगर बड़ी नहीं है सोर्स से, यहाँ पर बड़ी नहीं है, बराबर ही है, तो L1 पे जंप लगेगा, कंडीशन ट्रू हो रही है। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछनी है पूछ लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है स्लाइड में कुछ प्रोग्राम्स दिखाए गए हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको लिखने होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द फॉलोइंग कोड कंपेयर्स द अनसाइंड इंटीजर इन EX एंड EBX एंड मूव्स द लार्जर ऑफ द टू टू EBX। अब आप देखो EDX और EX, अब आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर EX है, एक रजिस्टर EBX है और एक रजिस्टर EDX है। तो करना क्या होगा, EX और EBX को आपस में कंपेयर करा है और इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, अगर EX की बड़ी है तो वो वैल्यू EDX से मूव कर जाएगी, और अगर EBX की वैल्यू बड़ी है तो वो वैल्यू मूव कर जाएगी EDX। यानी कि EX और EBX इन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी वो EDX के अंदर हम मूव करा देंगे, बस ये काम करना। इसके लिए कोड लिखा गया नीचे। तो पहले मूव करा रहे हैं EDX में EX, पहले EX को मूव करा रहे हैं EDX में, ये वाला काम कर रहे हैं। और इसमें क्या अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि EX की EX फॉर एग्जांपल बड़ा है, लार्जर है वैल्यू, EX और EBX में फॉर एग्जांपल EX लार्जर है तो ये मूव कराया जाएगा, जाहिर है। तो शुरू में ये इस अजम्पशन के साथ शुरू कर रहे हैं कि EX की वैल्यू बड़ी है EBX से, तो इस वैल्यू को मूव करा दिया आपने EDX में। अब आप कंपेयर करोगे EX को EBX से, कि EX की वैल्यू EBX से कंपेयर करोगे, अगर जाहिर है इफ अगर EX की वैल्यू बड़ी हुई EBX से, जो हम शुरू में अज्यूम कर रहे थे, और उसी बिहाफ पे हमने EDX में अखबार भी दिया था, तो अगर कंपेयर कराने के बाद वाकई में EX की वैल्यू बड़ी निकली EBX से, तो फिर हम क्या करेंगे, जंप इफ अबव और इक्वल टू L1, ठीक है। यानी कि जब EBX की वैल्यू अगर बड़ी हुई EBX से तो क्या हो जाएगा, कहाँ जंप कराएंगे, L1 को, तो L1 पे जंप कर जाएगा। और L1 पे हम कोई भी काम नहीं करवा रहे, ठीक है, यहाँ कोई भी काम नहीं करा रहे क्योंकि जाहिर है शुरू में EDX में रखवा दिया था और EX की वैल्यू चूंकि बड़ी है तो वही वही EDX में रहेगी, तो देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं करवाया, सिर्फ L1 इस मकसद के लिए यूज किया है कि यहाँ से ये बाहर निकला है, ठीक है, बाहर निकला है, उस मकसद के लिए L1 यूज किया, काम यहाँ पर कोई भी नहीं करा। सर तो ये फर्स्ट लाइन वाला काम हम L1 के अंदर भी तो कर सकते थे। हाँ कर सकते हो, मुख्तलिफ लॉजिक लगा सकते हो। यहाँ पर इस लॉजिक से किया, आप किसी भी लॉजिक से करो, बस काम यही होना चाहिए जो लिखा गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि EX में बड़ी वैल्यू थी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये अगर कंडीशन फॉल्स होती, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती, यानी कि ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती, जंप इफ अबव वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती, तो जाहिर है उस सूरत में क्या होता,
यानी कि EX की वैल्यू छोटी होती है EBX, तो उस सूरत में हमारी शुरू वाली एजम्पशन गलत हो जाती है, क्योंकि हम EX में तो हम क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये जंप नहीं लगता, L1 पे जंप नहीं लगता। जब L1 पे जंप नहीं लगता तो फिर ये लाइन चलती, और ये लाइन चला के हम क्या कर रहे हैं कि हम EBX को EDX में रखवा रहे हैं कि EBX की वैल्यू हकीकत में बड़ी है, EX की बड़ी नहीं थी, तो हमने ओवर ऐड करा दिया। अब EDX के अंदर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, और नीचे L1 में तो कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे आएगी लाइन में कुछ भी नहीं हो रहा, तो EDX के अंदर बड़ी वैल्यू EBX की आ जाएगी। तो गर्ज जो भी बड़ी वैल्यू हुई, चाहे EX में हुई चाहे EBX में हुई, दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो एट दी एंड EDX रजिस्टर में आ जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन हो पूछ लें। लॉजिक आप कोई सी भी लगा सकते हो, काम यही होना चाहिए, लेकिन देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कितना एहतियात से उसने बाहर ले गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है L1 पे, ठीक है, क्योंकि शुरू में जो रखवा दिया था वही रहेगा। बस ये एहतियात रखिएगा कि जैसे इफ एल्स के अंदर आप जो चीजें चलती हैं ना, ये ना होना चाहिए कि एक डिस्कशन चल जाए और फिर ये भी डिस्कशन चल जाए, तो वो अगर किसी लॉजिक के, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेवल के ऊपर जो आप जंप करवाएंगे वो बड़ा देख के करवाना होगा कि जो काम कहा गया है वही काम हो। अच्छा जी, अभी अगला प्रोग्राम देखिए, ये है स्मॉलेस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं, 16 बिट के। The following station compared the unsigned 16-bit values. Unsigned 16-bit वैल्यू यूज होनी है, और 3 वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, एक V1, एक V2 और एक V3। वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना, वो किस में आ जाए, AX में आ जाए। बस ये प्रोग्राम इसके लिए, मूव द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 टू AX। इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट होगी वो AX में आ जाए। अगर V1 स्मॉलेस्ट है तो V1 की वैल्यू X में आ जाएगी, अगर V2 की वैल्यू तीनों में स्मॉलेस्ट है तो V2 की वैल्यू X में आ जाएगी, अगर V3 की वैल्यू तीनों में स्मॉलेस्ट है तो V3 की वैल्यू AX में आ जाएगी। बस इसका ये प्रोग्राम लिखा हुआ है नीचे। अब इसमें देखें क्या किया है, जाहिर है पहले तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे V1, V2, V3, वर्ड टाइप के वेरिएबल। शुरू में लिख दिया 16 बिट के हैं, 16 बिट के वेरिएबल्स होंगे तो जाहिर है वर्ड टाइप भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो डॉट कोड में जाने के बाद आपने मूव कराया V1 को AX में, और आप शुरू में ये अज्यूम कर रहे हैं कि V1 की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इस बिहाफ के ऊपर आपने कोडिंग लिखी कि V1 की, लेट सपोज V1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और वो आपने AX में रखवा दी। फिर आप कंपेयर करा रहे हो AX को V2 से। AX में क्या है, V1 है, उसको आप V2 से कंपेयर करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या V1 की वैल्यू, जब V1 अगर छोटी हुई, अगर AX के अंदर वैल्यू छोटी हुई V2 से, जो कि आप शुरू में समझ रहे थे, एज्यूम कर रहे थे, अगर वाकई में वही हुई, तो फिर जंप इफ बिलो और इक्वल टू L1 पे जंप कर जाए, L1 पे जंप कर जाएगा यहाँ, और फिर कंपेयर करेगा AX को V3 से, क्योंकि V2 से तो छोटी हो गई, चलो AX से तो कंफर्म हो गया। अब AX को दोबारा किससे कंपेयर कर रहे हो, V3 से, क्या V1 दोबारा V3 से, V1 में इस मरतबा V3 से कंपेयर होगा कि V3 से भी छोटी है कि नहीं। इफ अगर वो वैल्यू V3 से छोटी हुई, जो हम चाह भी समझ भी रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जंप कराएगा, जंप इफ बेलो और इक्वल टू, अगर छोटी हुई है बराबर, तो कहाँ जंप करा दे, L2 पे। L2 पे हम कुछ भी नहीं करवा रहे, और आपका AX के अंदर जो वैल्यू थी V1, जो आप अज्यूम कर रहे थे सबसे छोटी वैल्यू, तो V1 छोटी वैल्यू AX में ही रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट कंडीशन जो आपने कंपेयर की, उसके अंदर AX की वैल्यू, यानी कि V1, AX में क्या है, V1 है, V1 की वैल्यू अगर V2 से छोटी नहीं हुई, तो जाहिर है ये वाला जंप तो नहीं लगेगा ना, ये वाला जंप तो नहीं लगेगा। जब ये वाला जंप नहीं लगेगा तो कंट्रोल यहाँ आएगा, और कंट्रोल यहाँ आएगा और मूव कर देगा AX में V2, कि वो कहेगा अच्छा V1 यानी कि स्मॉलेस्ट नहीं है, V2 से V2 छोटी है V1 से, तो अब V2 को AX में जो है ना वो ओवरराइड कर देगा कि AX के अंदर V2 आ जाएगा, कि V2 जो है वो छोटी वैल्यू है V1 से, तो V2 आना चाहिए AX में।
लेकिन जाहिर है V3 से चेक नहीं हुआ ये चीज, ठीक है। तो अगली लाइन के अंदर कंपेयर V3 से ही हो रहा है x, यानी कि इस मरतबा V2 V3 से कंपेयर होगा। और अगर ये वैल्यू छोटी हुई, V3 A2 की वैल्यू V3 से छोटी हुई, तो फिर वो L2 पे जंप कर जाएगा, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं होगा, और X के अंदर V2 की वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, V3 की वैल्यू अगर छोटी नहीं हुई, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जंप इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स होने की सूरत में ये नहीं चलेगा, जाहिर है फिर ये लाइन चलेगी और मूव करा दिया जाएगा V3X में, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट होगा वही AX में आएगा। तो जो मांगा जा रहा है कोड, आपने तो किसी और तरह से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही करो, कोड आप किसी तरीके से कर सकते हो, लेकिन यही होना चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो तीनों में से वही है। अब मैं हो सकता है पेपर में वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं स्मॉलेस्ट ऑफ 3 पूछूं आपसे, कुछ भी पूछ सकता हूँ। ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया ना यहाँ पे। अब मैं बिगेस्ट ऑफ 3 भी पूछ सकता हूँ, स्मॉलेस्ट ऑफ 3 लिखा है यहाँ पे, या मैं पूछ सकता हूँ कुछ भी सवाल बना के कि इन तीनों में जो, इन तीनों के अंदर सबसे जो ऑड नंबर इन तीनों में हो वो आ जाए सामने, ये एक्स के अंदर ऑड नंबर आ जाए, ठीक है। कोई भी लॉजिक लगा सकता हूँ, तो उसकी बिहाफ के ऊपर आपने मूवमेंट करानी है। तो एक सैंपल के तौर पे कोड यहाँ पर दिखाया गया। हाफिज मुजफ्फर कह रहे हैं कुछ 11 के बाद दीजिएगा, नाश्ता लेने जा रहे हैं घर वालों के लिए। देखें यार, तो हम तो क्लास में ही समझ रहे हैं ना, आप कोई, हम तो ये समझ रहे हैं आप ईद में बैठे हैं क्लास के अंदर, ठीक है। तो नाश्ता वाश्ता नहीं चल रहा होगा। अच्छा जी, लूप जेड एंड लूप बी इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, लूप जेड जो है ये, वैसे तो इसका बुक के अंदर भी एग्जांपल नहीं दी हुई, सिर्फ इतना ही लिखा है जो मैंने स्लाइड में यहाँ पर लगा दिया है। ट्राई करके देख लीजिएगा अपने एंड पे। द लूप जेड लूप इफ जीरो, ठीक है, यानी कि अगर जो है लूप जीरो जो है बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे लूप इंस्ट्रक्शन काम करती है, सामने लिखा ना लूप, लूप इंस्ट्रक्शन जैसे काम करती है, लूप जीरो भी वैसे ही काम करती है। फर्क क्या है, इसके अंदर एक एडिशनल कंडीशन है जीरो वाली, जीरो वाली एडिशनल कंडीशन है कि जब जीरो फ्लैग सेट होगा तब जो है ये इस केबल के इस जो है ना लूप जेड जो है वो फिर जंप करेगा लेवल पे। लेकिन लूप लगाते हो ना, लूप लिख के आप किसी लेवल का नाम देते हो, लूप लूप लिख के किसी लेवल का, तो लूप चलता रहता है, फाइल का लूप अगर अपना बना रहे हो। लेकिन अगर आप उसको लूप जेड कर दोगे तो वो देखेगा अगर जीरो फ्लैग सेट है तब ये लूप चलेगा, अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है तो ये फ्लैग, तो ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो लूप जेड का काम तो ये था। लूप ई का काम क्या है, द लूप ई, लूप इफ इक्वल instruction is equivalent to loop z and they share the same opcode, ठीक है। तो लूप इफ इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब क्या है, जब डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों बराबर हो, तो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, लूप जेड वाला ही काम होगा। डेस्टिनेशन और सोर्स बराबर होते हैं तो जीरो आता है ना, डेस्टिनेशन में सोर्स माइनस करेंगे जीरो आएगा अगर दोनों बराबर होंगे। तो लूप ई और लूप जेड का काम सेम है, ठीक है। तो लूप ई लिखो या लूप जेड लिखो, एक ही बात है, जेड जीरो फ्लैग सेट होने के ऊपर लूप चलेगा। तो जाहिर है अब लूप चलता है तो क्या होता है, ECX में से एक माइनस होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, ECX में से एक माइनस होगा जब लूप चलेगा, तो हर मरतबा लूप चलने पे ECX की वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। ECX की वैल्यू अगर 5 है, एक बार लूप का लफ्ज आया तो 4 हो जाएगी, दूसरी मरतबा लूप का लफ्ज आया 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक वैल्यू ECX की जीरो से बड़ी है। जैसे जीरो पहुंचेगी ECX की वैल्यू लूप से बाहर आ जाएगा,
और जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है एक्चुअली ECS के अंदर, जो कि लूप के लिए यूज करते हैं। जब तक इसकी वैल्यू 0 तक नहीं पहुंच जाती, ये लूप चलता रहता है। अच्छा, तो बहरहाल ये तो लूप का था। इस तरह से एक और है लूप NZ एंड लूप NE। लूप इफ नॉट जीरो, अगर लूप चलेगा जब तक के जीरो फ्लैग जो है वो जीरो ना हो जाए। जीरो फ्लैग अगर 1, जीरो फ्लैग मतलब नॉट जीरो का मतलब है जीरो फ्लैग जो है वो जीरो है। जीरो फ्लैग जीरो है, इसका मतलब है डेस्टिनेशन में जीरो, नॉन जीरो वैल्यू है कोई, तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही डेस्टिनेशन में जीरो आएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। ये लूप जब तक चलेगा जब तक के डेस्टिनेशन के अंदर नॉट जीरो होगा। ठीक है, इस तरह लूप इफ नॉट इक्वल टू के जब सोर्स और डेस्टिनेशन जब ज़ाहिर बराबर नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये लूप चलेगा। वही बात जो लूप NZ की है, नॉट जीरो, तो बराबर होने पे लूप जीरो Z जीरो फ्लैग 1 हो जाता है। तो लूप NZ और लूप NE का काम एक ही होगा कि जीरो फ्लैग जीरो पर रहने पर चलेंगे दोनों। अच्छा जी, कंडीशनल स्ट्रक्चर आ गई है। इफ एल्स कंडीशन जो है वो इफ स्ट्रक्चर जो हमने आपको जो इफ एल्स कंडीशन के अंदर जो इफ स्ट्रक्चर है उसको हम यूज करते हैं। तो इसका जो है खुद से कोड लिखना होगा। पेपर के अंदर भी ऐसे ही आएगा कि खुद से उसका कोड लिखना होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक कोड दिखाया गया, इन द following C++ code, two assignment statements are executed if OP is equal to OP1 is equal to OP2। अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के बराबर है तो ये इंस्ट्रक्शन चलेगी। यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है, यानी कि इफ ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड 2। ये सूडो कोड लिखा है, समझो ये C++ के अंदर एक कोड लिखा हुआ है, इसको आपने असेंबली का कोड लिखना है इसका। तो यहाँ पे लिखा है इफ ऑपरेंड 1 इज इक्वल टू ऑपरेंड, अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 के बराबर है तो काम क्या करो, 1 असाइन कर दो x को और 2 असाइन कर दो y को। बस ये एक छोटा सा कोड है जो कि असेंबली में लिखना है। अब असेंबली में आप कैसे करोगे वो देखें। आपने क्या किया कि ऑपरेंड 1 को आपने मूव करा दिया EX में और कंपेयर कराया ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 के साथ। ठीक है, ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 के साथ कंपेयर कराया। तो अब यहाँ पर जाहिर है कंडीशन क्या चेक हो रही है, इक्वल वाली। तो आपने लिखा जंप इफ नॉट इक्वल, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जंप कर जाओ L1 पे। बराबर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, जाहिर है बराबर नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये असाइनमेंट तो नहीं होगी ना, X1 को नहीं जाएगा, Y2 को नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पर L1 पे भेज दिया और L1 पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, जो हमने शुरू के अंदर नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन से एल्स वाली कंडीशन अप्लाई कर दी। इसके बाद हमने देखा, इसके बाद हमने क्या लगाया, अगर ये दोनों बराबर हुए तो जाहिर है ये नहीं चलेगा, L1 पे इसको नहीं भेजेगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हुए, कंडीशन ट्रू हुई तो असाइनमेंट होगी, 1 असाइन होगा x को, 2 असाइन होगा y को। यही कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं 1 को x में और मूव कर रहे हैं 2 को y में। ठीक है, तो असाइनमेंट हो रही है, यानी कि ये पूरा काम जो है हमने यहाँ लिखा था, ये हमने कोड की शक्ल में यहाँ पर लिख दिया। और इस कोड में कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 लाइनों में काम हुआ। ठीक है, 6 लाइन्स के अंदर जो है इसका काम हुआ। नीचे यही काम हम नीचे भी कर सकते हैं, ये भी 6 लाइनों में हो रहा है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमने फर्क क्या किया है, हमने शुरू में यहाँ पर जंप इफ नॉट इक्वल चेक किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जंप इफ इक्वल शुरू में चेक कर लिया, अगर दोनों बराबर है तो जंप करा दो L1 पे। और L1 पे जंप करवा के क्या करवा रहे हैं कि मूव करा रहे हैं x के अंदर 1 और मूव करा रहे हैं y के अंदर 2, अगर बराबर है। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो जंप नहीं लगेगा L1 पे, फिर जंप लगेगा L2 पे, और L2 पे हम कुछ भी काम नहीं करवा रहे। तो दोनों तरीकों से प्रोग्राम लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। इस तरह ये लॉजिक ये भी सही है, लॉजिक ये भी सही है। कोई सवाल कोई पूछना चाहे पूछना।
अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 देख लो। इसके अंदर क्या हो रहा है, इफ ऑपरेंड 1 इज ग्रेटर देन ऑपरेंड 2, अगर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 से बड़ा है तो कॉल करोगे रूटीन 1, ठीक है, रूटीन 1 कॉल होनी चाहिए, वरना रूटीन 2 कॉल होनी चाहिए। एंड ये सूडो कोड लिखा हुआ है, सूडो कोड लिखा हुआ है, इसका असेंबली में कोड लिखना है, लेकिन रिमाइंड की फंक्शन यूज किए बगैर। अब आप देखो यहाँ पर नीचे दिखाया गया ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को यहाँ पर जो है साइन डबल वर्ड वेरिएबल्स के जरिए डिक्लेयर किया गया। तो मूव EX में आपने मूव करा दिया ऑपरेंड 1, और फिर आपने कंपेयर किया ऑपरेंड 1 को ऑपरेंड 2 से। जाहिर है आप एक में कंपेयर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 यहाँ डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, क्योंकि दोनों दो वेरिएबल्स हो जाते, और हमें पता है कि एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन में दो वेरिएबल्स अलाउ नहीं। तो हमने एक को रजिस्टर में रखवा दिया OP1 को, और अब कंपेयर करवाया, तो OP1 OP2 से कंपेयर हो रहा है, EX के तो OP1 है, तो OP1 की वैल्यू है, तो OP1 की वैल्यू OP2 से कंपेयर हो रही है। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है सूडो कोड में, OP1 अगर बड़ा है OP2 से, तो यानी कि जंप इफ ग्रेटर देन, जंप करे, अगर OP1 की वैल्यू बड़ी है OP2 से, जंप इफ ग्रेटर देन कहाँ जंप करे, A1 पे। A1 एक लेवल है, A1 लेवल के ऊपर जंप कर जाएगा, और हमने देखा जाहिर है जब बड़ा होने की सूरत में रूटीन 1 कॉल होगी, तो यहाँ पर रूटीन 1 कॉल हो रही, रूटीन 1 कॉल हो गई, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा पूरा में। रूटीन 1 कॉल होगी, जाहिर है रूटीन 2 तो कॉल नहीं होगी, तो अगर एक ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली लाइन चलेगी, एज वाला पार्ट तो चलेगा नहीं। और यहाँ पर भी यही हो रहा है सूडो कोड में, कि जब वैल्यू बड़ी है तो रूटीन 1 ही कॉल होगी, और फिर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये कंट्रोलिंग आपने करनी है इस तरह की, ठीक है। पेपर में सवाल है, ये ना हो कि ये मतलब रूटीन 1 भी कॉल हो रही है, रूटीन 2 भी कॉल हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कंडीशन जो 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 चीज यहाँ पर लॉजिक लगाई गई है एज इट इज वही लॉजिक होनी चाहिए आपके असेंबली के कोड में। तो जंप इफ ग्रेटर देन A1, अगर A1 जब ग्रेटर देन है तो A1 में जंप कर जाए, अगर ये बड़ा नहीं होता तो कंडीशन फॉल्स होती, जंप नहीं लगता, फिर क्या कॉल होता, रूटीन टू कॉल हो जाता, जाहिर है क्योंकि एल्स के बाद जो है वो रूटीन 2 कॉल हो रहा है, तो रूटीन 2 कॉल होता, और रूटीन 2 कॉल होने के बाद फिर फौरन जंप करवा दिया A2 पे कि कुछ भी ना हो, वरना अगर ये कुछ जंप नहीं करवाते तो रूटीन 1 फिर कॉल हो जाता, तो फिर तो आपकी लॉजिक जो है वो खराब हो जाती। इसलिए फौरन बाहर निकाल दिया कि जब रूटीन 2 कॉल हो गया तो बाहर चला जाए, कि कहीं दोबारा से रूटीन 1 कॉल ना हो जाए। तो यानी कि लॉजिक जो होगी आपके सूडो कोड की, सेम लॉजिक आपके असेंबली के कोड की होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन? चलिए, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कुछ सवाल कुछ चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह। हमारी जो क्लास नेक्स्ट क्लास के बाद हमारी क्लास आखिर में क्लास होगी ना, तो हमारी दो क्लासें बाकी हैं, दो क्लासें हमारी बाकी हैं। अगली क्लास में तो आपका प्रोजेक्ट चेकिंग होगी जो कि 20 तारीख है, उसके बाद 27 तारीख को आपका जो है क्लास होगी, ठीक है। फाइनल पेपर मेरे ख्याल में 28 से शुरू है ना, 27 तारीख को जी सर। 27 तारीख को क्लास होगी। 28 वाली मेरे ख्याल में क्लासेज जो है इनका मेकअप लगेगा, 28 29 30 तीन दिनों की जो क्लासेज है उनका शायद सैटरडे संडे में मेकअप लगाएंगे, और 27 वाली क्लास जो है फिर हम ले लेंगे। अच्छा जी, 10:55 हो रहा है, तो क्विज़ का टाइम भी इंशाल्लाह हो रहा है, तो क्विज आप जाके LMS से लीजिएगा, वहाँ पर दो क्विज मैंने अभी टेस्ट हो गए हैं तकरीबन, मैं उसको पढ़ देता हूँ, तो वो आप वहाँ पर जाके स्टार्ट कर लीजिएगा। टाइम आपका होगा 11:30 तक, ठीक है, 11:30 बजे फिर क्विज का टाइम खत्म हो जाएगा।